अध्ययन का विषय है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद जिसे एक विचारधारा या आंदोलन भी कहा जाता है। इसे हम विचारधारा भी कह सकते हैं, इसे हम आंदोलन भी कह सकते हैं। व्यवहारवाद नामक विचारधारा या आंदोलन राजनीति विज्ञान में कब आया? दूसरे विश्व युद्ध के बाद। दूसरे विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवाद नामक विचारधारा या आंदोलन राजनीति विज्ञान में प्रवेश करता है। इसको व्यवहारवादी नामक विचारधारा को समझने के लिए हमें 4 बिंदुओं को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम ये 4 बातें समझ लेते हैं तो हम राजनीति विज्ञान को पूरी तरह से समझ सकते हैं। व्यवहारवाद को समझने के लिए जो सबसे पहला बिंदु है वो है व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार पर ध्यान केंद्रण। व्यवहारवाद क्या कहता है? व्यवहारवाद कहता है कि राजनीति विज्ञान में व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक हम राजनीतिक व्यवहार को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम राजनीति विज्ञान को नहीं समझ सकते। पहले दूसरे विश्व युद्ध से पहले या परंपरागत अध्ययन में क्या होता था? परंपरागत राजनीति विज्ञान में केवल संस्थात्मक अध्ययन होता था, संस्थागत अध्ययन होता था। संस्थागत अध्ययन में केवल संस्थाएं जैसे कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, केवल इन्हीं संस्थाओं का अध्ययन किया जाता था। अब व्यवहारवाद जब आया राजनीतिक विज्ञान में तो व्यवहारवाद ने क्या किया? मनुष्य के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित किया, मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार पर अपना ध्यान केंद्रित किया। और जब तक हम मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हम हमारे जो सिद्धांत है वो उचित रूप में नहीं बना सकते। दूसरा है वैज्ञानिक अध्ययन। व्यवहारवाद क्या कहता है कि राजनीतिक विज्ञान में जो अध्ययन हो रहे हैं वो अधिक से अधिक वैज्ञानिक होने चाहिए। वैज्ञानिक मतलब व्यवस्थित अध्ययन हो, अधिक से अधिक तथ्यों पर आधारित हो, मूल्यों और कल्पनाओं से दूर हो। तो अगर हम हमारे विषय को अधिक से अधिक वैज्ञानिक बनाते हैं, हमारे राजनीति जिसका नाम क्या है? राजनीति प्लस विज्ञान। हमारा विषय राजनीति से जुड़ा हुआ है पर उसके साथ विज्ञान जुड़ा हुआ है। तो हमारा विषय विज्ञान अधिक से अधिक कब बनेगा? जब हम हमारे अध्ययन को वैज्ञानिक बनाएंगे, अधिक से अधिक तथ्यों पर आधारित करेंगे, अधिक से अधिक व्यवस्थित हम करेंगे। तीसरे व्यवहारवाद की जो विशेषता है उसे हम कह सकते हैं अनुभवात्मक और क्रियात्मक। अनुभवात्मक और क्रियात्मक। व्यवहारवाद कहता है कि राजनीति विज्ञान में जो भी अध्ययन हो वो अधिक से अधिक अनुभवात्मक होने चाहिए, क्रियात्मक होने चाहिए। अनुभवात्मक मतलब ऐसे अध्ययन किए जाएं जो अनुभव पे आधारित हो। ऐसा नहीं है कि वो कल्पना से जुड़े हों, वो मूल्यों से जुड़े हुए हों। मूल्यों और कल्पना को दूर रख के हम अधिक से अधिक हमारे विषय को अनुभव पे आधारित बनाएं। और दूसरा क्रियात्मक। क्रियात्मक का मतलब है व्यवहारिक। हम जो भी सिद्धांत बनाएं या राजनीतिक विज्ञान में जिन भी समस्याओं का हम अध्ययन करें वो क्रियात्मक होनी चाहिए, उन्हें हम व्यवहार में लागू कर पाए, वो ऐसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम केवल उन्हें किताबों में पढ़ लें और हम उन्हें व्यवहार में लागू ना कर पाए। चौथा है मूल्यों और कल्पनाओं से दूर। परंपरागत राजनीति शास्त्र में जितने भी अध्ययन होते थे वो मूल्यों और कल्पनाओं से जुड़े हुए थे। पहले अध्ययन जब राजनीति शास्त्री अध्ययन करते थे तो उनके स्वयं के मूल्य उसमें शामिल होते थे। जैसे कि उदाहरण के लिए प्लेटो ने अपना आदर्श राज्य का सिद्धांत दिया, प्लेटो ने अपना न्याय सिद्धांत दिया, अपना शिक्षा सिद्धांत दिया। तो उन सब सिद्धांतों का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि उसमें उस समय के एथेंस की जो परिस्थितियाँ थी उन सब का समावेश हमें प्लेटो के राजनीतिक विचारों में मिलता है। इसका मतलब है कि प्लेटो के मूल्य ने प्लेटो के अध्ययन को प्रभावित किया। व्यवहारवाद क्या कहता है कि हम जो अध्ययन करें राजनीति विज्ञान में वो मूल्यों और कल्पनाओं से बिल्कुल दूर हो। हम मूल्यों और कल्पनाओं को साइड में रख दें और हमारा अध्ययन हम बिल्कुल अलग तरीके से करें ताकि उसके जो निष्कर्ष निकल के आए उन्हें हम किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था पे लागू कर सकें। तो व्यवहारवाद की ये जो 4 विशेषताएं महत्वपूर्ण है, व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार पर ध्यान केंद्रण, दूसरा वैज्ञानिक अध्ययन, तीसरा अनुभवात्मक और क्रियात्मक, और चौथा मूल्यों और कल्पनाओं से दूर। ये चारों विशेषताएं व्यवहारवाद के लिए आवश्यक है। व्यवहारवादी विचारधारा ये जो आंदोलन है
अगर ये 4 बातों का समावेश हो जाता है तो व्यवहारवादी कहते हैं कि हम हमारे विषय को अधिक से अधिक वैज्ञानिक बना सकते हैं। अगर हम इसके विकास की बात करें, राजनीतिक विज्ञान के में व्यवहारवादी आंदोलन का जो विकास हुआ है, कि इसकी शुरुआत डेविड ईस्टन के द्वारा की गई है, तो हम कहेंगे कि डेविड ईस्टन से भी पहले 1908 में ग्राहम वालास नामक एक राजनीतिक विचारक हुए हैं, जिन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। इस पुस्तक में सबसे पहले ग्राहम वालास ने मनुष्य के व्यवहार के अध्ययन पर जोर दिया कि मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का भी अध्ययन होना चाहिए। उसके बाद आती है 1925 में चार्ल्स मेरियम की न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। चार्ल्स मेरियम ने न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स नामक एक किताब लिखी। इसमें भी चार्ल्स मेरियम ने व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को महत्वपूर्ण माना कि राजनीतिक विज्ञान में नए नए आयाम स्थापित हो रहे हैं, इनमें व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार भी महत्वपूर्ण है। तो हम कह सकते हैं कि डेविड ईस्टन से पहले राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारवादी आंदोलन की शुरुआत लगभग हो चुकी थी, पर राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारवाद को व्यवस्थित रूप से देने का जो श्रेय है, या हम कहें व्यवहारवाद के का जो प्रणेता है, वो डेविड ईस्टन को ही कहा जाता है। डेविड ईस्टन जो एक अमेरिकी राजनीतिक विचारक है, जो अमेरिका के शिकागो आंदोलन से जुड़े हुए हैं, इन्होंने ही राजनीतिक विज्ञान में व्यवस्थित रूप से व्यवहारवाद को दिया है। व्यवहारवाद की अपनी कुछ विशेषताएं बताई है, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे हैं। तो डेविड ईस्टन को ही हम व्यवहारवाद का प्रणेता कहेंगे। अगर हम उदय और विकास के कारणों की बात करें कि राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारवाद क्यों आया, व्यवहारवाद की क्या आवश्यकता हुई, व्यवहारवाद से पहले जो अध्ययन पद्धतियाँ थी, या पहले जो राजनीतिक विज्ञान चला हुआ आ रहा था, उसमें क्या कमियां थी कि व्यवहारवादी नामक आंदोलन की आवश्यकता पड़ी। तो हम इसके उदय और विकास के कारण में सबसे पहले हम देखेंगे परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष। परंपरागत अध्ययन पद्धतियाँ जो परंपरागत राजनीतिक शास्त्र से जुड़ी हुई थी। परंपरागत राजनीतिक शास्त्र में जो अध्ययन पद्धतियाँ शामिल थी, वो संस्थागत अध्ययन से जुड़ी हुई थी, वो मूल्य और कल्पना से जुड़ी हुई थी, वो दार्शनिक अध्ययन पद्धतियाँ थी। इन सब अध्ययन पद्धतियों के प्रति राजनीतिक विज्ञानियों में असंतोष उत्पन्न हो रहा था, क्योंकि अन्य जो सामाजिक विज्ञान थे वो लगातार विकास करते जा रहे थे, उनमें नई नई अध्ययन पद्धतियों का विकास होता जा रहा था, और हमारा जो राजनीतिक विज्ञान था, ये क्या था, हमारा राजनीतिक विज्ञान अभी भी पुरानी अध्ययन पद्धतियों से चिपका हुआ था। तो हमारे राजनीतिक विज्ञान के विकास के लिए राजनीतिक विज्ञानियों को ये लगा कि हमें परंपरागत अध्ययन पद्धतियों को अब छोड़ देना चाहिए और नई नई अध्ययन पद्धतियों का हमारे विषय में समावेश करना चाहिए। दूसरा है अन्य सामाजिक विज्ञानों से प्रेरणा। अन्य जो सामाजिक विज्ञान के विषय थे, जैसे कि अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, मानवशास्त्र, ये जो अन्य विषय थे समाजशास्त्र के, इनमें क्या हो रहा था, इनमें नई नई अध्ययन पद्धतियों का समावेश हो रहा था, और ये विषय अपने को अधिक से अधिक वैज्ञानिक बनाते जा रहे थे, जबकि राजनीति शास्त्र में नवीन अध्ययन पद्धतियाँ अभी तक शामिल नहीं की गई थी। अब इन विषयों का जब राजनीति शास्त्रियों ने अध्ययन किया, तो उनको लगा कि हमारे जो विषय हैं, इनमें भी नई नई अध्ययन पद्धतियों का हमें समावेश करना चाहिए, ताकि हमारा जो विषय है ये भी प्रगति कर सके। तीसरा जो कारण है, और बहुत महत्वपूर्ण कारण है, ये है द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव। दूसरे विश्व युद्ध ने पूरे विश्व में उथल पुथल मचा के रख दी थी। दूसरे विश्व युद्ध जो 1939 से 1945 तक चला, इस विश्व युद्ध ने पूरे विश्व की राजनीति को प्रभावित किया था। बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्थाएं नष्ट हुई थी। बहुत सारे देश जो पश्चिमी राष्ट्रों के अधीन थे, वो स्वतंत्र हो गए थे। स्वतंत्र होने के बाद उनके सामने नई नई समस्याएं थी कि किस तरह से वो अपनी राजनीतिक व्यवस्था को वापस
वापस खड़ा करे कि कौन सी शासन व्यवस्था वो अपनाए, लोकतंत्र अपनाए या वो साम्यवाद अपनाए। साम्यवाद नामक एक नई विचारधारा का विकास हुआ दूसरे विश्व युद्ध के बाद, जो रूस और चाइना जैसे देशों ने वो अपनाई। तो ये जब नई नई विचारधाराएं आई, नए नए राष्ट्रों का उदय हुआ, तो राजनीतिक विज्ञानियों के सामने ये समस्या उत्पन्न हुई कि हम पुरानी जो अध्ययन पद्धतियाँ हैं या पुराने जो सिद्धांत बने हुए हैं उनको हम इन देशों की शासन व्यवस्थाओं पर लागू नहीं कर सकते। हमें इन देशों की शासन व्यवस्थाओं को अध्ययन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें नई नई अध्ययन पद्धतियों का विकास करना पड़ेगा और पुराने जो सिद्धांत बन चुके हैं हमें उन्हें मॉडिफाई करना पड़ेगा, उनमें सुधार करना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरे विश्व युद्ध ने राजनीति पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला और इसी का परिणाम हुआ कि व्यवहारवादी नामक विचारधारा राजनीतिक विज्ञान में आई। चौथे कारण की अगर हम बात करें, चौथा जो कारण है उदय और विकास का, वो है नवीन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग। हमारे राजनीतिक विज्ञान में अध्ययन पद्धतियाँ अभी भी पुरानी वाली चली हुई आ रही थी, नई अध्ययन पद्धतियों का समावेश नहीं हुआ था, जबकि अन्य जो विषय थे, चाहे वो प्राकृतिक विज्ञानों के हों, चाहे वो सामाजिक विज्ञानों के हैं, अन्य विषयों ने नई नई अध्ययन पद्धतियों का समावेश कर लिया था। तो व्यवहारवादियों को ये लगा कि जैसे सांख्यिकी अध्ययन पद्धति है, गणितीय प्रारूप है, निदर्शन है, ये सब अध्ययन पद्धतियाँ अगर हम हमारे विषय में शामिल करते हैं तो हमारे जो निष्कर्ष निकल के आएंगे वो अधिक से अधिक वैज्ञानिक होंगे। और व्यवहारवाद का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, राजनीतिक विज्ञान को अधिक से अधिक वैज्ञानिक बनाना। जो भी तरीका हो, जिस भी तरीके से हम हमारे विषय को अधिक से अधिक वैज्ञानिक बना सके, वो हमें राजनीतिक विज्ञान में शामिल करना है। तो कुल मिलाकर अगर हम व्यवहारवाद को समझना चाहें तो हम इसका निष्कर्ष निकालना चाहें तो हम कह सकते हैं कि व्यवहारवाद ऐसी विचारधारा या ऐसा आंदोलन है जो अपना पूरा ध्यान व्यक्ति पे केंद्रित करता है, जो अपना पूरा ध्यान व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार पे केंद्रित करता है और जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, राजनीतिक विज्ञान को अधिक से अधिक वैज्ञानिक बनाना, राजनीतिक विज्ञान में नई नई अध्ययन पद्धतियों का समावेश करना, मूल्य और कल्पना से दूर करना और अधिक से अधिक अनुभवात्मक व तथ्यात्मक चीज़ों को राजनीतिक विज्ञान में शामिल करना, ताकि हमारा विषय अधिक से अधिक वैज्ञानिक बन सके।